हेलो फ्रेंड, मैं कल्पना सिंह चौहान। आज का हमारा टॉपिक है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। आज हम लोग इसके बारे में बताएंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में काफ़ी सारे राइटर ने अपने अलग अलग व्यू रखे हैं या दिए हैं, अपने अलग अलग व्यू की तरह समझाया है। तो पहले थोड़ा हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। वास्तव में अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना तथा अन्य व्यक्तियों का मस्तिष्क संबंधित करता है, जिसके लिए वह अन्य व्यक्तियों की प्रेरणाओं, मोटिवेट, आवश्यकताओं, नीड्स, इच्छाओं, डरेस, ध्यान, साधनों, मीन्स आदि का ध्यान रखता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रतीकात्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें बताया है, वास्तव में अंतः प्रक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना तथा अन्य व्यक्तियों का मस्तिष्क का संबंधित करता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, देखिए पहले अंतःक्रिया तो मैंने आपको बताया था इंटरेक्शन किसके द्वारा होती है, आपसी दो लोगों के बीच के द्वारा होती है, उसको हम लोग अंतःक्रिया कहते हैं। अब जब मनुष्य या व्यक्तियों के द्वारा जो हम लोग आपस में लेन देन, आवश्यकता, प्रेरणाएं रखते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, किसके द्वारा होती हैं? वो इंटरेक्शन के द्वारा होती हैं। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में हर्बर्ट ब्लमर के अनुसार प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्द अंतःक्रिया की वह एक विशिष्ट व अलग प्रकृति से संबंधित है जिसकी यह मानवीय प्राणियों के बीच घटित होती है। मतलब कि हम लोग जो इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो होती है अंतःक्रिया, वो किसके बीच होती है? व्यक्तियों के, सामाजिक के बीच होती है। इसकी विशेषता तथ्य नहीं है। मानव प्राणी एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, उन्हें परिभाषित करते हैं, ना कि केवल एक दूसरे की क्रियाओं को प्रत्युत्तर देते हैं। इस प्रकार के मानवीय अंतःक्रिया प्रतीकों, व्याख्याओं अथवा एक दूसरे के कार्य को जानने से व्यवहारित होती है। व्यवहारित मानव में व्यवहार, प्रेरणा, प्रत्युत्तर में व्याख्या की प्रक्रिया को सम्मिलित करने के में बराबर होती है। अब इसमें बताया है कि मानवीय अंतःक्रिया प्रतीक क्या है? हम लोग किसी चीज़, कोई चिन्ह, प्रतीक मतलब होता है सिंबल, चिन्ह। हम लोग जैसे कि LIC बीमा कराते हैं, तो हम लोग LIC बीमा का लोगो नहीं होता, उसका चिन्ह LIC, उसके द्वारा पहचानते ना ये LIC बीमा का फाइल है या लोगो है। एक लड़की शादीशुदा है, उसके मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, उसका वो प्रतीक है, वो चिन्ह है कि वो एक विवाहित स्त्री है। इसी तरह हम लोग प्राणियों की अंतः वस्तु को जानने के लिए, इंटरेक्शन को जानने के लिए, उसमें एक दूसरे की प्रेरणाओं की व्याख्या प्रक्रिया को सम्मिलित करने के बराबर होता है। मतलब कि हम लोग दूसरे से प्रक्रिया करते हैं, जितना हम लोग के अंदर इंटरेक्शन जिम होता है, उतना ही बराबर दूसरा व्यक्ति भी हमें उसी ही प्रकार से जवाब देता है तथा हमसे अंतःक्रिया प्रक्रिया करता है। दूसरा पॉइंट है, राइटर हैं जिन्होंने बताया है, डेविड पोपिनो। इन्होंने बताया है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि व्यक्तित्व के सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं उन्हें बनाए रखने भाषा संकेतों के माध्यम में संप्रेषण करता है। अब यहाँ वर्ड आया संप्रेषण, देखिए ना, माध्यम में संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करता है, किसके द्वारा?
व्यक्ति व सामाजिक संबंधों के निर्माण के द्वारा, मतलब हम लोग जो कोई कार्य करते हैं या कोई नए धर्म कर्म कांड को जब लेके चलते हैं, किसके द्वारा लेके, समाज के नए निर्माण या उसके सुधार के लिए करते। लिखा है ना, व्यक्ति व सामाजिक संबंधों के निर्माण, उन्हें बनाए रखने के लिए हम लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं वह किस में करते हैं, समाज में करते हैं। जब कोई नियम लागू होता है वह समाज के निर्माण के लिए होता है। डेविड ने इसीलिए बताया है कि अंतःक्रिया एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि व्यक्ति व सामाजिक संबंधों के निर्माण एवं बनाए रखने के लिए बताया गया है, जो भाषा संकेतों माध्यम का संप्रेषण करता है। हम लोग अपनी अलग अलग भाषा के द्वारा संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करते हैं। उसी प्रकार थर्ड राइटर है PS कोहन। ये जो मैं राइटर आपको बता रही हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, इसीलिए मैं इनको स्मॉल करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ जिससे आप लोग को पता चल जाए कि क्या है, किस राइटर ने क्या अपने व्यू रखे हैं। PS कोहन ने सामाजिक अंतःक्रिया की 4 प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। पहला क्या है, अंतःक्रिया 2 पक्षों के बीच होती है। प्रथम पक्ष सामाजिक क्रिया करने वाला तथा द्वितीय पक्ष क्रिया के अर्थ को समझने वाला, बल प्रभावित होने वाला, क्रिया के करने वाला कर्ता दूसरे पक्ष के प्रेरणाओं व अपेक्षाओं को ध्यान रखता है। मतलब कि इसमें बताया गया जो अंतःक्रिया इंटरेक्शन होती है वो किसके द्वारा होती है, 2 पक्षों के द्वारा होती है। एक क्रिया करता है तथा दूसरा प्रक्रिया करता है, जो दोनों को प्रभावित करती है। क्या करती है, दोनों को प्रभावित करती है, एक दूसरे के प्रेरणा अपेक्षा करती है। सेकंड पॉइंट है, समाज की लगभग सभी इकाइयों का संबंध सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। इकाइयों को समझे बिना सामाजिक अंतःक्रिया समझा नहीं जा सकता है। मतलब कि समाज में जो भी हम लोग कार्य करते हैं, किसी न किसी प्रकार का कोई संबंध होता है, तो किसके द्वारा था, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। हम समाज में रहते हैं, हम कोई भी काम करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही करते हैं। हम बिना अपने इंटरेक्शन के द्वारा समाज में रहने के बावजूद भी हम कोई कार्य नहीं कर सकते। जब तक कि हमारा अंदर से कोई मन नहीं करेगा तो हम वो कार्य नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए समाज की संरचना एवं प्रकार को समझना आवश्यक है। मतलब सामाजिक अंतःक्रिया, समाज की संरचना किस चीज़ों से बनी, मैंने आपको बताया था ना, कानून है, धर्म है, विवाह है, परंपराएं है, जाति है, शिक्षा है, ये सब चीज़ें सामाजिक संरचना है। इन सब को बनाए रखने के लिए अंतःक्रिया का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चौथा पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सामाजिक परिवर्तन को समझा जा सकता है, क्योंकि समाज में होने वाले परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार यदि सामाजिक अंतःक्रिया में कोई परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। और जैसे बताया है इन्होंने कि समाज में जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाया जाता है। जिस प्रकार अभी आप लोग जानते हैं कितना बड़ा अपने समाज में चेंज आया है। कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण सब लोग घर में हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग अपना घर में टाइम पास कर रहे हैं, पर सबको सेफ रहना है। तो ये समाज में एक नया तरीका परिवर्तन आया है जिसे सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया है, परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन होता है। जिस प्रकार यदि सामाजिक अंतःक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता तो समाज में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए मैंने बताया ना, समाज में परिवर्तन
किसी न किसी प्रकार से अगर कोई हम परिवर्तन करते हैं तो समाज में भी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाता है। अब आते हैं जेम्स के विचार, जेम्स के व्यू। जेम्स ने अपने व्यू को सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ, इन्होंने सेल्फ, स्व के बारे में एक्सप्लेन किया है, बताया है। इन्होंने, मैंने देखी आप वीडियो में मैंने डायग्राम थोड़ा बनाया है कि इसमें आपको पता चल जाएगा जेम्स का व्यू आपको कहीं बताना पड़े या लिखना पड़े तो उसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट भौतिक स्व, मटेरियल सेल्फ, सामाजिक स्व, सोशल सेल्फ, फिर आता है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेल्फ। ये 3 सेल्फ हैं जो जेम्स के व्यू के द्वारा बताए जाते हैं। इसमें कोई भी काम हम जब करते हैं ना, सेल्फ कहते हैं ना, स्व, पहले स्वयं के ऊपर निर्धारित होते हैं, फिर सामाजिक, फिर आध्यात्मिक को हम मानते हैं। जेम्स के विचार में इस उपागम के साथ साथ विलियम जेम्स 1910 ईस्वी का नाम प्रमुख रूप से कार्य से जुड़ा हुआ है। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ द फिलॉसफी 1890 में सर्वप्रथम व्यक्ति समाज के संबंध की विवेचना की है। इनका मत अनुसार यदि हम मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो इनके लिए मानव के मूल प्रवृत्तियों तथा आदतों का अध्ययन करना आवश्यक है। इनका केवल व्यक्ति के लिए ही महत्व नहीं अपितु ये समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे हम समझेंगे व्यू ऑफ कूले। इन्होंने समाज एक मानसिक घटना है क्योंकि यह व्यक्तियों के परस्पर संबंधों की एक व्याख्या है। इन्होंने मेन जो बताया है, अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने सेल्फ तथा दर्पण में आत्मदर्शन, लुकिंग ग्लास सेल्फ, मतलब हम कैसे हैं, कैसे दूसरे को देखते हैं, इस बारे में बताया है। इन्होंने प्रमुख पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर 1902 एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन अ स्टडी ऑफ द लार्जर माइंड 1916 में व्यक्ति के समाज के स्वरूप संबंध सामने रखकर स्व का दर्पण आत्मदर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार बच्चा 3 बातों के बारे में सोचता है। पहला, दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं। दूसरे की राय के संदर्भ में हम अपना क्या सोचता हूँ। मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ। इन्होंने बताया है कि दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब हम कैसे हैं तो हम दूसरे के बारे में क्या भाव रखते हैं, मन में क्या सोचते हैं। और दूसरा है दूसरों की राय के संदर्भ में अपने बारे में क्या, मतलब दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम उसको जो है अपने संदर्भ में रखते हैं कि मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, कैसा बिहेव मेरे प्रति कर रहा है, ये सोचते हैं। और मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ, मतलब किसी ने हमसे कोई बुराई कर दी और फिर हम उसकी बातों को लेकर हम अपने बारे में सोचते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा, कैसे कहा। इस बारे में कूले ने अपने व्यू रखे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, एक बच्चा है, छोटा न्यूबॉर्न बेबी, थोड़ा बड़ा होता है तो वो अंतःक्रिया करता है, जैसे कि वो मुस्कुराता है, हम हंसते हैं तो वो भी देख के मुस्कुराता है। तो वह एक जो अंतःक्रिया करता है वो किस प्रकार करता है, दूसरे के बारे में सोच के, मतलब वो उसकी माँ हंसती है तो वो भी हंसता है, वो दूसरे के बारे में सोचता है तो वो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता रहता है। इसी प्रकार इन्होंने 3 मेन पॉइंट हैं जो बताए हैं। इसका मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी इस टॉपिक को, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है। थैंक यू सो मच।